अस्सलामुअलैकुम, नजम सिटी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा सेठी साहब, एजेंडा जो आज का है, बड़ी बड़ी खबरें हैं, उस पर आपका तजिया तो चाहिए होगा। पीडीएम का इजलास हुआ, उसमें आइंदा की स्ट्रेटजी के हवाले से कुछ खबरें तो सामने आई हैं, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया गया। और इसके अलावा अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है असम्बली सेक्रेटेरिएट में। 14 मेंबर्स के उसके ऊपर सिग्नेचर हैं। और इसके अलावा पीटीआई को एक्सेस मिल गई है, रसाई मिल गई है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक। इसको बड़ी कामयाबी फरूख हबीब साहब करार दे रहे हैं कि उल्टा उनको लेने के देने पड़ जाएंगे जिन्होंने पीटीआई के अकाउंट्स तक एक्सेस मांगी थी। फॉरेन फंडिंग केस मशहूर ज़माना, जिस पर अभी तक कुछ नहीं हो सका। लेकिन एक ऐसा मामला जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था और जाते जाते आपने उस पर खबर भी दी थी, वो अभी तक सेटल नहीं हो सका। नोटिफिकेशन का मामला है। डीजीआईएसआई की तकर्री तो होगी, लेकिन आपने कहा था कि उस पर पीएम ऑफिस से नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ये मेरा ख्याल है ये नोटिफिकेशन आज या कल में हो जाएगी। अच्छा। और इसके ऊपर अब सोशल मीडिया पे बड़े तबसरे हो रहे हैं और मगर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि कोई पक्की खबर नहीं है किसी के पास। मेरा अपना ख्याल है कि जो बातचीत चल रही है कंसर्न क्वार्टर्स में, आज या कल तक कोई ना कोई फैसला हो जाएगा इसके ऊपर। अच्छा। हमें स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये कल का दिन अहम है और इस पर कोई ना कोई फैसला सामने आ जाएगा। तो चले फिर पीडीएम पे ही बात कर लेते हैं, जो कि अभी तक गवर्नमेंट के लिए दर्द-ए-सर तो नहीं बनी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें उबाल आ ही जाएगा। और उसमें इजलास तो मुलतवी हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में जलसा करेंगे, 18 को दोबारा इजलास में बैठेंगे। एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनकी वफ़ात हुई, और दूसरा हम देख रहे हैं कि परवेज़ मलिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनका इंतकाल हुआ, तो इस वजह से इजलास मुलतवी कर दिया गया। लेकिन ये तो चले अपनी जगह पर एक मामला है। हम देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए जो बाजू बनने वाले जहांगीर तरीन साहब, हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है महंगाई को कंट्रोल करने की, उसको कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पॉलिसी ठीक नहीं है। कोई प्रॉब्लम कर सकता है जहांगीर खान तरीन इस गवर्नमेंट के लिए? कहा जा रहा था कि मेरा ख्याल है ये बयान जो उनकी तरफ से आया है, ये कुछ तबसरे हो रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब चुप क्यों हैं। कुछ तबसरे हो रहे थे कि इनके लोग जो इनके साथ खड़े थे वो इनको छोड़ रहे हैं। और कुछ तबसरे ऐसे हो रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब खुद पीछे हट रहे हैं, इनके ऊपर काफ़ी दबाव है, प्रेशर। कुछ आजकल की खबरें ये भी हैं कि फैमिली सोर्सेस से, ख़ानदान से भी कुछ प्रेशर है कि भाई अब आप बहुत सियासत कर ली, वो ठीक नहीं हुई आपकी सियासत, बड़ी तकलीफ़ हुई है फैमिली को, तो आप ज़रा पीछे हटिए। तो मेरा ख्याल है ये जो बयान आया उनकी तरफ से, ये सिर्फ ये है कि इस किस्म की जो स्पेकुलेशन हो रही है उसको ज़रा रोकने के लिए कि नहीं मैं अभी हूँ एक सियासी प्लेयर। मगर ये बड़ा कमज़ोर बयान है ना, इसका तो कोई तल्लक नहीं है जो क्राइसिस हो रही है। महंगाई के ऊपर तो हर बंदा ही बात कर रहा है, तो उसके ऊपर ये कहना कि जी बड़ी महंगाई हो गई, तो कोई बात ना हुई ना। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई से आप मैनेज कर सकते थे, अच्छा बैलेंस कर सकते थे महंगाई को, लेकिन ये हो नहीं सका। अपने तौर पे तो मशवरा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पीडीएम में सेठी साहब क्या चल रहा है? अगर वो रोड कारवां करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, जिसका प्लान भी अभी देंगे वो 18 अक्टूबर के मीटिंग में, एनी प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट आने वाले दिनों में कर सकते हैं ये पैदा? देखिए, पीडीएम तो इंतज़ार में थे कि कोई ना कोई कमज़ोरी नज़र आए हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो अब शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई आगे कोई बात ऐसी बढ़े तो फिर हम उसका कोई फ़ायदा उठाएं। अब आज इनकी मीटिंग थी मगर वो पोस्टपोन हो गई इसलिए बिकॉज परवेज़ साहब की वफ़ात हो गई और बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, बड़ा मायूसी हुई है हमें। बड़े शरीफ आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे, सब उनको पसंद करते थे। तो इसलिए अब आज तो सारे उसी वजह से पीडीएम का जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी मेरा ख्याल अधूरी रह गई और उसको पोस्टपोन कर दिया उन्होंने 18 तारीख को किया। जी, 18 अक्टूबर को दोबारा इजलास होगा, उससे पहले 16 अक्टूबर को जलसा होने जा रहा है। जलसा तो होगा, वो तो पहले अनाउंस हो चुका था ना, फैसलाबाद में है ना जलसा। जी फैसलाबाद। हाँ, तो उससे पहले मैंने 14 तारीख को मौलाना अपना एक जलसा कर रहे हैं केपी में, ताकि वो ज़रा अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा मोटिवेट, अच्छा, वार्म अप करने के लिए। और जो जलसा है फैसलाबाद का, वहाँ सुना है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे मगर मरीम जाएंगी। ये भी कुछ उड़ती उड़ती खबर हमारे तक पहुँची है। हाँ, तो जलसा कोशिश इनकी ये होगी कि फैसलाबाद का जलसा बड़ा जलसा हो और उसके बाद भी फिर एक पूरा प्रोग्राम है जलसों का। आपको पता ही होगा कि पीपल्स पार्टी वाले भी एक जलसा कर रहे हैं कराची में, मेरा ख्याल 17 तारीख को कर रहे हैं या 19 को कर रहे हैं। और इस तरीके के साथ मामला अब शुरू करने लगे हैं। ये यानी इलेक्शन की तैयारी के लिए ये सब गर्मा गर्मी मेरा नहीं ख्याल इंतखाबात का कोई इशारा नहीं, कोई नहीं। मेरा ख्याल है इनको
सिर्फ यही है कि अब कुछ हरकत में आना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, लोगों की तकलीफ़ें इतनी बढ़ गई हैं, और अगर हम चुप करके बैठे रहे तो फिर और भी दराड़ आ जाएगी दरमियान में, और लोग कहेंगे बैठ गए। अभी जो मेन इशू है ना इनके लिए, पीडीएम के अंदर मौलाना के लिए, वो बेसिकली ये है कि शहबाज शरीफ साहब सॉफ्ट लाइन लेना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और मरीम हार्ड लाइन लेना चाह रहे हैं, और मौलाना मायूस हैं कि एक तरफ वो पीपल्स पार्टी नहीं बैठी, वो उठ के चली गई, और अब भी यहाँ मेन पार्टी जो है नून लीग, उसके अंदर भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, और मौलाना परेशान रहे हैं। मेरी मौलाना से बात हुई थी तो मुझे कुछ आइडिया हुआ कि मौलाना समझ रहे हैं कि ये नुकसानदेह है पीडीएम के लिए, और जितनी जल्दी हो सके शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब एक ही सफ़े पे आ जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन इसके लिए मौलाना साहब को कोई वाज़ेह लाइन नहीं मिल रही। आपने ये जैसे बताया था कि कोई खफगी पाई जाती है शहबाज शरीफ साहब और मौलाना के दरमियान, या मौलाना इस बात से नाराज़ हैं कि वो कमेटी का हिस्सा क्यों बन गए, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। मौलाना अपसेट थे कि यार ये क्या हुआ, हमें पूछे बगैर अपोजिशन जाके नून लीग जाके बैठ गई है असद कैसर साहब के साथ। तो मगर फिर उन्हें जब वो आगे बात बढ़ी नहीं ना, तो मेरा ख्याल है ये कन्वे कर दिया गया होगा ना, मौलाना ने मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब तक ये बात कर दी होगी कि ये क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है फिर वहाँ से गो स्लो हो गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा होगा शहबाज को यार हाथों वाली रहा, मौलाना को नाराज़ नहीं करना, तो मेरा ख्याल है वो भी फिर रह ही गई है। अच्छा, एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि अब ये जो मीटिंग होगी ना 18 तारीख को जी, उस पर कुछ मौलाना और नवाज शरीफ साहब, मेरा जो ख्याल है कुछ हार्ड लाइन लेंगे, और अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं या नहीं जाते, या सिर्फ सुनते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। अगर तो मरीम चली गई और नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक से आ गए तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ना जाएं। मगर अब बात यह है कि आयशा के अब ये वक्त आ गया है कि ये दोनों जो बयानिए चल रहे हैं ना, इससे इतनी कन्फ्यूजन हो रही है कि अब एक ही बयानिया बेहतर होगा। अच्छा, अब कुछ हाल ही में जो ये एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या हुई है या होगी, या उसके ऊपर लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगा ली हैं कि अगर कोई ऐसी बात है तो ये पहली दफ़ा इसका इशारा है, तो हम इसका पूरा करने की कोशिश करें। मगर जब तक वो बाहर नहीं आएगी बात, पता नहीं चलेगी कि किस हद तक ये ऐसे है, उस वक्त तक ये बैठे सोचते ही रह जाएंगे कि ये हुआ क्या, हमने करना क्या नहीं। इसलिए ये अभी सोचों में पड़े हुए हैं कि हम देखें तो सही। बेहतर ये है कि इस चीज़ के ऊपर हम भी चुप रहें, जैसे सारा मीडिया चुप है, ऑपोजिशन भी चुप है। जब कोई बात बाहर आए तो पता चले, उससे पहले ना हो कबल उस वक्त कि हम कोई ऐसी बात कर दे जो कि उल्टी हमारे गले ना पड़े। अच्छा, नहीं, ऑपोजिशन के आइंदा की स्ट्रेटजी आप ये आने वाले चंद दिनों पर मुनस्सर देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, तेल देखो तेल की धार देखो, नौमन तेल होगा तो ही राधा नाचेगी, सेठी साहब ऐसे ही है। हाँ, लेकिन तेल तो महंगा होने जा रहा है, और उधर IMF के साथ मुज़ाकरात, तेल बहुत महंगा होने जा रहा है आयशा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ तेल नहीं, हर एक चीज़। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि दिसंबर तक जी बहुत सख्त महंगाई हो जाएगी, क्योंकि IMF का बहुत दबाव है कि अगर आपको हमारे से पैसे चाहिए तो आपको तेल और बिजली और ये सब चीज़ों की कीमतें, गैस, इन सब की चीज़ें और बढ़ानी पड़ेंगी। और ये जो आपने टैक्स एग्जेम्पशंस दी हुई हैं बड़े बड़े बिजनेसेस को, ये भी ख़त्म करनी पड़ेगी। सब्सिडीज़ ख़त्म करें, IMF की ये भी डिमांड है। तो इसलिए और तेल तकरीबन 5 से 7 रुपये महंगा, पता नहीं कितना और भी महंगा होगा ये। अभी ये पहला जंप नहीं है, इससे ज़्यादा भी महंगा होगा। अच्छा, दिसंबर तक। उसकी वजह एक और भी है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि IMF कह रहा है कि आपके मुल्क के अंदर अभी भी तेल सस्ता है कंपेयर टू इसे इंडिया और अदर प्लेसेस। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, अभी तो तेल, जब से पहले ये तेल कुछ 50-60 डॉलर्स बैरल था बाहर जी, अब 90 तक पहुंच रहा है। और आगे वो कह रहे हैं कि हो सकता है अगले साल तक ये कुछ $150 तक जाए। अगर ऐसे हुआ तो आप सोचिए, अगर आज 110-15 रुपये का लीटर है तो ये अगले 12 महीने में 200 के करीब पहुंच सकता है, या $250 के करीब पहुंच सकता है। तो यहाँ तो चीखें निकल जाएंगी, मारे जाएंगे लोग, क्योंकि तेल ही के साथ तो बिजली बनती है, और फिर वो सर्कुलर डेट का भी मामला है, फिर लोगों के पैसे भी देने हैं। तो आई एम अफ्रेड हालात बिगड़ने जा रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब में थोड़ी सी भी अक्ल हो तो बिगड़ने से पहले ही कोई वो अपना इंतज़ाम कर लें। अगर बिगड़ गए और फिर इलेक्शन आ गई तो PTI का तो नामो निशान नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन सेठी साहब, बड़े अरसे से शेर आया की बात हो रही है। इमरान खान साहब हर इम्तिहान से निकल जाते हैं। अब ये जो आप महंगाई के तूफान, इमरान खान साहब अकेले नहीं है ना, ये भी आप किसी हद तक चलें,
नहीं, बल्कि बड़ी हद तक ऐसे ही समझ लें, लेकिन किस्मत के तो धनी है। वैसे भी ऑप्शन वो इकलौते ऑप्शन है, ये वो खुद फरमाते हैं। तो ये आने वाले दिनों में हम आपको क्या करता देख रहे हैं? परफॉर्मेंस पे वो तवज्जो देंगे? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि अभी तक अपोजिशन के खिलाफ ही शिकंजा कसा जा रहा है, कभी ऑर्डिनेंस आ रहा है और कभी और इकदाम किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इमरान खान साहब पीडीएम के साथ हार्ड लाइन लेंगे या कभी परफॉर्मेंस पे भी तवज्जो देने का? ना वो पीडीएम के ऊपर तो वो हार्ड लाइन लेना चाहते हैं, मगर अभी तक उनके साथ तावन नहीं, ना नैब कर रही है ना कोई और कर रहा है। और इसीलिए उनकी बड़ी कोशिश है कि नैब चेयरमैन को बहाल किया जाए ताकि वापस हार्ड लाइन ली जाए। जब से ये बेलें शलें होनी शुरू हुई हैं तो आपने देखा ना, गो स्लो हो गया है एक किस्म का। तो एक तो वो ये बात पसंद नहीं करते, उनको इस बात का एहसास है कि अगर इलेक्शन आ गई सर के ऊपर किसी वजह से भी और ये अपोजिशन जेलों में ना हुई तो फिर मेरा क्या होगा। तो मेरा ख्याल है इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके हाथ में जो रियासत के इदारे हैं वो सारे उनके हाथ में पक्के हों ताकि वो अपोजिशन को क्रश कर सके और उनको जेलों में डाल सके। नैब को भी वो वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं, FIA को भी तकड़ा करना चाहते हैं और भी रियासत के इदारे हैं जिनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन महंगाई इससे क्रश नहीं ना हो रही है, इससे अवाम क्रश हो रहा है। हाँ, मगर ये मसला बड़ा इंटरेस्टिंग है महंगाई का। उसकी वजह ये है कि अगर रियासत के इदारे उनके साथ हैं और अपोजिशन डिवाइडेड है जिस तरीके से अभी तक डिवाइडेड है, नून लीग के अंदर भी दो बयानी है, तो फिर दो हाथ से ताली बजती है तो फिर खींच लेंगे इस स्त्री को। अब तो मईशत काफ़ी दिगरगू है, लेकिन जो हुकूमत के पास एक्सक्यूज़ ये है कि कोरोना आने की वजह से मईशत को ये दिन देखना पड़ रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज़ किस हद तक काबिल कबूल है? इकॉनमी के दो पार्ट्स हैं, एक ये कि आप अंदरूनी किस तरीके से उसको करते हैं, दूसरा ये कि एक्सटर्नल एड कितनी आती है। एक्सटर्नल एड सारी रुकी हुई है, अमेरिका के साथ तल्लुकात ठीक नहीं, यूरोप के साथ तल्लुकात ठीक नहीं, जो सारे ट्रेड बैरियर्स खुलने थे वो नहीं खुले, ऊपर से रुपया आपका कमज़ोर होता जा रहा है और फाइनली अमेरिका से धमकियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इकॉनमी की इम्प्रूवमेंट नहीं होनी। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि आप अगर कोई 3% भी आपकी ग्रोथ होगी तो बड़ी गनीमत होगी। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा ये गलत है, 5% तक हम रहेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर तो कहते रहते हैं आज तक कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको हरे बाग नहीं दिखाए, हमेशा हरे बाग दिखाते हैं ना बेचारे, और क्या करें। मगर जिन लोगों ने आपको पैसे देने हैं, वर्ल्ड बैंक ने देने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देने हैं, IMF ने देने हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि आपकी हालात ख़राब है और आपकी ग्रोथ नहीं होनी, तो इसका मतलब है कि हालात उनकी जो वो कहते हैं उसमें ज़्यादा संजीदगी है और ज़्यादा। अच्छा सेठी साहब, ऐसे क्यों कहा जाता है कि हुकूमत कभी अपोजिशन की जानिब से नहीं गिराई जाएगी, हुकूमत अपने वजन से गिरेगी, यानी परफॉर्मेंस के बोझ? गवर्नमेंट कभी परफॉर्मेंस के बोझ से गिरी है इन पाकिस्तान? अगर हम बात करें तो इकोनॉमी हमेशा ऐसे ही हुआ है। हाँ। मगर उसके साथ एक और भी चीज़ होती थी क्या? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट भी गिरी ना, उस वक्त यही कहा जाता था कि करप्शन एंड नॉन परफॉर्मेंस। उस वक्त ने यही इल्ज़ाम लगाया था उनके ऊपर, करप्शन नॉन परफॉर्मेंस। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरी, उसी प्रेसिडेंट ने नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगाया गवर्नमेंट द करप्शन एंड नॉन परफॉर्मेंस। फिर मोहतरमा की गवर्नमेंट गिरी 1996 में, फिर यही परफॉर्मेंस एंड गवर्नमेंट। अच्छा। फिर उसके बाद अगेन नवाज शरीफ साहब की, तो सवाए एक इंटरिम गवर्नमेंट जो 93 में आई थी, मोइन कुरैशी साहब आए थे, उनकी हुकूमत 3 माह की जो थी उसके ऊपर बड़ी तवज्जो थी कि बड़ी ज़बरदस्त 3 माह के अंदर उन्होंने बड़ी वो इंपोर्ट जो किए गए थे, इंपोर्ट जो किए गए थे मोइन कुरैशी, वो इसलिए तो मोइन कुरैशी साहब याद किए जाते हैं गुड गवर्नेंस। ओके। मगर अब हुआ ये कि इल्ज़ाम लग गया नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि नो गुड गवर्नेंस, पीपल्स पार्टी के ऊपर लग गया नो गुड, अब इमरान खान के ऊपर लग गया नो गुड गवर्नेंस। तो बात यह है कि इस किश्ती में तो सारे एक ही किस्म के बैठे रहे हैं और तैरते रहे हैं उस तालाब में। मगर बात यह है कि बहुत बुरे हालात आ रहे हैं। पहले हमें इतने बुरे हालात जब आते थे तो अमेरिका से बहुत पैसे मिल जाते थे, क्योंकि हम अमेरिका के आगे पीछे होके उनके काम यहाँ रीजन में करते थे। अब इसलिए हमें अपने खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो हमारे जब तक अमीर तबका टैक्सेस नहीं देगा, और वो जो टैक्सेस की जो खर्चा है वो एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर जब लग जाता है तो डेवलपमेंट के लिए और गरीबों के लिए और कुछ रहता कुछ नहीं। इसलिए जो गरीब वहीं के वहीं हैं, बुरे कुछ ज़्यादा बुरे किसी के बुरे हालात हो गए हैं। मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है, मगर उनकी जो इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम जिसको कहते हैं, जो खर्चे वाली इनकम होती है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। पहले आपको 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलती थी, अब आपको वही 1 लाख रुपया में आप पहले 10 चीज़ें ख़रीद लेते थे, अब 8 चीज़ें ख़रीदते हैं, बिकॉज महंगाई इतनी हो गई है। तो सबको अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ रही है और आगे भी करनी पड़ेगी।
ये तो बड़ी ख़तरनाक बात आप बता रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने जितने साल गुजारे हैं तवज्जो आमदन से ज़ायद असासों पे दी है, लेकिन आमदन से ज़ायद महंगाई पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। अगर एक्शन ले लिया जाए इसी पर तो शायद गरीब आवाम की सुनी जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। सेठी साहब, जब आप अमेरिका का तस्करा करते हैं तो हमने इस प्रोग्राम में अभी आगे जाके डिस्कस करना है कि चले अमेरिका से हमें इमदाद नहीं मिल रही, लेकिन हमें उनकी पॉलिसी में फ्लॉ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर किसने पॉलिसी कैसे कंट्रोल की। इस पर आपका कमेंट लेंगे। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस जब भी जहन में आता है तो ऐसे मालूम होता है जैसे ये पीटीआई के खिलाफ है, लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। फ़ारूक हबीब साहब जो कि वज़ीर ममलिकत भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें अलाउ कर दिया है पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स तक 8 डेज़ उन्हें मिले हैं और वो सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक उन डॉक्यूमेंट्स का मुआयना कर सकते हैं। सेठी साहब, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, मतलब है ये कि 5 या 6 साल से पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। ओपन एंड शट केस था, बिकॉज वो साहब है जिन्होंने वो पिटिशन की है, अकबर साहब, उन्होंने बहुत सी एविडेंस दी है कि जो पीटीआई ने अपनी फॉरेन फंडिंग है वो छुपाई हुई है, बताया नहीं अपने रिटर्न्स के अंदर जी। और उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड की है। 6 साल होते जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ रहा और सबका यही तज्जिया है कि केस बहुत स्ट्रॉन्ग है अकबर का और बहुत से घपले हैं इसके अंदर। प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस के अंदर ये एविडेंस मिल जाती है, ये सबूत मिल जाता है कि पीटीआई ने अपने पूरे जितने पैसे मिले हैं वो दिखाए नहीं हैं यहाँ और गबन कर लिए हैं कुछ लोगों ने बीच में से, तो फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है उसकी वो उनके लीडर के ऊपर आती है, वो इन दिस केस इमरान खान के ऊपर। वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर ये मान लिया जाए कि उन्होंने जिस दस्तखत के ऊपर इमरान खान ने साइन किए हुए हैं कि ये हमारे अकाउंट से, उसके अंदर अगर कोई झूठ निकल आए। जैसे आप जब इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो आप एक इलेक्ट्रल वो फॉर्म फिल करते हैं ना जी, सारा कुछ लिखते हैं उस पर अगर कोई और साइन करते हैं, जब उस पर गलती को निकला है तो यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड कि आपने छुपाया, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। इसी तरीके का एक सियासी जमात अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। जब वो डिस्क्वालीफाई हो तो लीडर के ऊपर सबसे पहले कुल्हाड़ी उसके ऊपर गिरती है। तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन को नहीं, उनके पास इतनी आज़ादी कि वो इसको सही तरीके से इसको एग्जामिन करे और उसको डिले करते 3 इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, 3 चले गए, उनमें से 1-2 तो ठीक ठाक बेचारे थे जज हजरात, मैंने उनकी अच्छी बातें सुनी थी, मगर जहाँ आके इस किस्म का प्रेशर आ जाए तो उसमें बेचारे क्या करेंगे। सारी उम्र यही हुआ, प्रेशर आया तो बैठ गए, गोडे टेकते। तो इनका भी यही हाल था एक्स इलेक्शन कमिश्नर का। अब एक इलेक्शन कमिश्नर साहब आए हैं जो कि लगता है ऐसे ये तकड़े हैं, हाँ, और फेयर हैं, ऑन मेरिट है। तो उन्होंने तो वो केस भी खोल दिया वापस, देखेंगे। और आपने देखा अभी हाल ही में जिस किस्म के वो फैसले कर रहे थे ईवीएम्स के ऊपर, वहाँ की जो सियालकोट में जो इलेक्शन हुई है उसके ऊपर, और तो पीटीआई को उन्होंने खींच के रखा हुआ है और इसी फवाद चौधरी साहब और हबीब साहब उनके खिलाफ और अपने आजम स्वाति साहब, स्वाति साहब, सबको नोटिस अभी तक वो जवाब कोई सामने आया नहीं आया। मगर आपको याद होगा मैंने कहा था 2-3 हफ्ते तो ऐसे ही निकल जाएंगे। अब काउंटर प्रेशर आया ना, तो अब ये हुआ कि वो जो काउंटर प्रेशर आया तो अब ये पीटीआई वालों ने एक पिटिशन कर दी है काउंटर प्रेशर इलेक्शन कमीशन के ऊपर। वो क्या कि जी आप हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तो देख रहे हैं फॉरेन फंडिंग है, तो ये जो सियासी जमातें हैं इनके क्यों नहीं देख रहे। तो इन्होंने जो फाइल किया हुआ वो हमें दिखाया जाए, हम उससे फिर अपने अकाउंटेंट्स लेके आएंगे और इसकी नुक्ताचीनी करेंगे, उनके खिलाफ केस करेंगे। मतलब ये है कि अगर आप हमें डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर इनको भी करना पड़ेगा, बिकॉज इनके ऊपर हम घपले निकालेंगे इनके। अच्छा, और अगर हम निकाल देते हैं तो फिर ना हम बचते हैं ना ये बचते हैं, तो फिर सारा सिस्टम ही रैप अप कर दे, फिर कोई सियासी जमात ही नहीं बचेगी। ये काउंटर प्रेशर अब पीटीआई ला रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि ये दिखाने हैं अकाउंट्स पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के, नून लीग के, ये उनको दिखाने हैं कि नहीं दिखाने। अच्छा, अब उनका पीटीआई का ये कहना है हमारे अकाउंट्स तो आपने अकबर को दिखा दिए थे जिसने पिटिशन हमारे खिलाफ की थी, तो इनके क्यों नहीं दिखा सकते हमें। ये तो फिर पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर हमारे दिखा सकते हैं किसी को तो इनके हमें दिखाएं। तो वो फिर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि हाँ बात तो आप सही कहते हैं, अगर वो हम आपको दिखा सकते हैं, आपके अकाउंट्स किसी और को दिखा सकते हैं पिटिशन के बेसिस के ऊपर। अब आपने पिटिशन कर दिया, आपने इनके अकाउंट्स देखने, आप देख लें, तो वो इजाज़त दे दी है।
नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, जैसे पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया था। तो अब इलेक्शन कमीशन साहब ने जैसे कहना बैलेंस कर दिया, चले उनके भी देख लें और आप अपने भी दिखा दें। तो मेरा ये कहने का ये है कि ये इंटरेस्टिंग फ़ैसला है, बड़ा फ़ैसला नहीं है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि अब किसी के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, हाँ, फॉरेन फंडिंग केस किधर जाएगा? फॉरेन फंडिंग केस दबाया जाएगा। वो पैसे पहले 6 साल गुजरा है, आगे भी ऐसे ही गुजरेगा जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो केस जो है वो ऐसे ही दबा रहेगा। और अब जो क्योंकि अपोजिशन चीख रही है कि हमारे खिलाफ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो इनका केस खोल दिया जाएगा और ये भी चलता जाएगा। लेकिन सेठी साहब, ये तो फिर वक्त का ज़िया ही होगा कि अगर आप पीटीआई के एक अपने रहनुमा थे अकबर एस बाबर साहब, वो एक पार्टी के हवाले से केस सामने लेकर आए और उसमें बाकी पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हुई, लेकिन अब बाकी पार्टीज़ के केसेस या उनके डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस देना, इसका तो ये मतलब हुआ कि आप कहें कि एक ने करप्शन किया तो इसलिए किया कि पहले ने भी की थी। तो यही बात है ना, तो इसलिए किसी के ऊपर कुछ नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो सर किसी भी केस का फिर इस तरह से कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा कि आप आज तक, क्योंकि सवाल ही नहीं हुआ इन चीज़ों के ऊपर। वो एक कानून आ जाता है आयशा कि आप 10 लाख से ज़्यादा इलेक्शन के ऊपर नहीं खर्च कर सकते, अखराजात नहीं होते। और वो जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो 10 लाख के खर्चे बना के भेज देते हैं, इलेक्शन कमीशन दे के ठप करके रख देता है। अब वो क्या करे इलेक्शन कमीशन, उसको कैसे पता लगेगा कि 10 लाख से ज़्यादा खर्चे हुए हैं? कैसे पता लगेगा? क्या सिस्टम करें? कोई तरीका नहीं है सिस्टम करने का। यहाँ सारा खर्चा कच्चे में होता है, कैश में होता है। कोई चेक से हो या कोई क्रेडिट कार्ड से हो, जैसे अमेरिका में होता है, हर चीज़ जो है कोई कैश में कुछ नहीं होता, उसका एक मनी ट्रेल होती है हर चीज़ की, ठीक। और वहाँ कानून है कि मनी ट्रेल देनी है, उसके बगैर काम नहीं चलता। अगर वो देनी है तो फिर लीगली दे। वहाँ पूरा सिस्टम है डोनेशंस का। तो $1000 भी आप देते हैं ना किसी सियासी जमात को, आप अपने टैक्स में भी, रिटर्न में भी शो करते हैं, और उसकी सियासी जमात जो है वो भी शो करती है कि आयशा ने $1000 दिए थे, सेठी ने 500 दिए थे। अच्छा, ये और सारा बाय चेक होता है, कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता वहाँ। यहाँ सारा कुछ ही कैश पे होता है। तो फिर सब कनेक्टेड ही हो गया तो ना? कनेक्टेड है, सारे यही करते हैं। जो पैसे आते हैं वो बैंकों से निकाले जाते हैं और निकाल के इधर उधर कर दिए जाते हैं। उसमें से कुछ लोग लीडर्स ले जाते हैं अपनी अखराजात के लिए, जो कि इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनते, और उसके बाद कुछ इलेक्शन के फंडिंग के ऊपर खर्चे हो जाते हैं, वो भी कच्चे में होते हैं। बिकॉज सबको पता है कि एक MNA की सीट अगर जीतनी है तो 2-3 करोड़ रुपया लग जाता है अगर आप तकड़े हैं। अगर आप कमज़ोर हैं तो 5-1 करोड़ लग जाता है। यहाँ 10 लाख का लिमिट लगाई हुई है आपने, तो जीरे के बराबर है। ये तो जो लिमिट ये सारा ड्रामा है। इलेक्शन कमीशन भी जानती है, पार्टीज भी जानती हैं, सब ये जानते हैं। इसीलिए भूल जाएं, आपने ये इशू खड़ा कर दिया, फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ गया, मगर इसमें कोई जान नहीं है इस चीज़ में। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो आज पीटीआई को कामयाबी मिली है, इसके बाद हम फॉरेन फंडिंग केस को ठप समझें? मैं समझता हूँ कि आप हर किस्म की पिटिशन जो इलेक्शन कमीशन के आगे है, जिसका तल्लक कोई मेजर सियासी जमात या कोई मेजर सियासी लीडर के ऊपर है, भूल जाएं। मगर ये जो राजा साहब अभी आए हैं, हमें बड़ी उम्मीद है कि कुछ सुल्तान साबित होंगे। हाँ, कुछ सुल्तान साबित होंगे, मुकद्दर के सिकंदर हो जाएंगे आपके ख्याल? अल्लाह करे इनके ऊपर, इनके हाथ में इतनी जान हो, इनके जहन साफ हो और कुछ कर जाएं, हम इनको याद करें। अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता अब आपके इस तज्जिए के बाद कि अपोजिशन इस केस को, फॉरेन फंडिंग केस को बतौर लाठ इस्तेमाल कर सकेगी पीटीआई के खिलाफ, क्योंकि अब तो उंगलियां उनकी अपनी तरफ भी उठेंगी। ऐसे ही है, उंगलियां उठेगी मगर होगा कुछ नहीं। राइट। हाँ, तो इसलिए आप भूल जाएं इलेक्शन कमीशन को, कोई और बात कर लें। किसी और केस की हम उम्मीद लगा के रखेंगे, उसमें शायद कुछ बन गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद, इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं आपको होनी चाहिए। अच्छा, सवाल ये है कि वो अपोज करेंगे ईवीएम्स को, और वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बिकॉज उसके ज़रिए बहुत बड़ी रिगिंग हो सकती है। और मैं समझता हूँ अगर राजा साहब जो हैं वो अगर ये ईवीएम्स को रोक लें और इस गवर्नमेंट को अगली इलेक्शन रिग ना करने दें, तो इनको तो सबसे बड़ा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, जमहूरियत का तमगा मिलना चाहिए, और बिल्कुल क्लासरूम से पढ़ाना चाहिए कि एक इलेक्शन कमीशन आया था, कमिश्नर आया था जिसने इस किस्म की खिदमत पेश की, अपनी अदा की। चलें, आपने एक माइलस्टोन बता दिया इलेक्शन कमीशन के लिए जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन इस पर तो अभी तक कंसेंसस ही नहीं हो पाया, ना ही वो कमेटी अभी तक बनी कि जिसने इस पर बात को आगे लेकर जाना है। तो देखते ही हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या प्रोग्रेस होती है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम
वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, अफगानिस्तान का कज़िया और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हमारे मुल्क का पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान मिडिल ईस्ट आई को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें भी उनसे सवाल यही किया गया कि बात क्यों नहीं हो सकी अमेरिकी सदर जो बाइडन से उनकी अब तक। कुछ और भी अहम मामलात पर उन्होंने बातें की हैं, मेरा ख्याल है सुनवा देते हैं, फिर इस पर आगे खान साहब के क्लिप्स सुनेंगे जी। ठीक। But unfortunately, you know, I think they were led by the generals. And you know what the generals always say, what they've always said, give us more troops and we'll win, and more time. What did President Biden say when you put these points to him, as I imagine you will have done? No, I haven't spoken to President Biden as yet. You haven't spoken to President Biden? Well, it's up to him. It's a superpower. You're the next door neighbour to Afghanistan. They've just spent it's in the situation you say, whether the Americans like it or not, you have an immense influence in the country. And President Biden has not spoken to you. I find that absolutely astonishing. Our security chiefs have spoken. Our foreign minister has been in touch with the U.S. Foreign Secretary. But no, we haven't spoken. But we are in touch. वी आर इन टच, इसका क्या मतलब? यार आशा, क्यों तुम मायूस कर रही हो सबको? सर साहब, आपने भी तो एक लाइन दी थी ना कि 1 महीने तक आ जाएगी कॉल, हम तो उसी पे उम्मीद लगा के बैठे थे। अभी तक बात क्यों नहीं हो सकी? वाला है, मेरी लाइन ना पिट जाए। मेरा ख्याल है मैं इसको रिवाइज कर लूं। हाँ बिल्कुल। अभी नहीं, अभी ठहर जाओ, जब नहीं आएगी फिर रिवाइज करूंगा। ठीक है, अभी तक यूटर्न लिया जा सकता है। हाँ, किसी देखिए बात ये, आप देख रहे हैं कितने मायूस लग रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, अटक अटक के बोल रहे हैं, कुछ जज्बा नहीं है, मायूसी नजर आ रही है। और वो जो साहब उनके आगे बैठे हुए हैं वो इनको प्रोवोक कर रहे हैं। अभी तक फोन नहीं आया आपको? हाँ, बड़े अहम हैं, आप नेबर में हैं, आपका बड़ा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान पे, और अभी तक अमेरिका ने आपको फ़ोन नहीं किया, क्या बात है? मुझे अफसोस आता है इस बात पे, क्योंकि वजह बिल्कुल साफ़ है कि प्रेसिडेंट बाइडन और अमेरिका की जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान से बड़ा नाराज़ है। और इमरान खान साहब ने भी फ्रेंकली जब ये कहा ना कि इस किस्म की बातें की, एब्सोल्युटली नॉट, और अमेरिका जब अफगानिस्तान से गया तो उसको बड़ी अफगानिस्तान गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, और फिर ये कहा कि ये सेक्रेटरी उनका जो है जो टेस्टमनी दी है कांग्रेस के सामने, इग्नोरेंट, मतलब है कि बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सुपर पावर के बारे में। फिर ये कहते हैं कि सुपर पावर है, हमें फ़ोन नहीं करता, तो फिर हम मसरूफ हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन। तो मुझे अफसोस है कि थोड़ा तकड़े होकर बात करते, जैसे एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो इधर भी समझाना चाहिए था कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर हिज कॉल, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी कॉल की, हमें पता है यहाँ क्या करना है, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, हम कोई भीख वीख नहीं मांग रहे, कहते ना। दूसरी बात जो आपने दिखाई कि जी वो जनरल्स की उन्होंने बात की जी, वो उनसे यही पूछा कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल होगी ये वो, तो उन्होंने आगे से यही जवाब दिया ना कि वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो जनरल्स चलाते हैं। जनरल कहते हैं कि हम जंग जीत जाएंगे, और जनरल्स हमेशा जंगजू की बात करते हैं और कहते हैं ट्रूप्स और दें, ट्रूप्स और दें, यही है। और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यही, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है वहाँ। तो वो उनका अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था कि अमेरिका में भी, आप छोड़ दें पाकिस्तान की बात या किसी और मुल्क की बात जहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल होती है, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में भी जो उनके जनरल्स हैं, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल है और उनकी बात को आसानी से ना नहीं किया जा सकता, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ना नहीं करते। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, तो मैं इसलिए हमायत कर रहा हूँ इमरान खान साहब की, अच्छा, मैं हमायत करने जा रहा हूँ, वो सही कह रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी आयशा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं पुल आउट करना चाह रहा हूँ ट्रूप्स, जहाँ जहाँ हमारे ट्रूप्स हैं मैं पुल आउट करना चाह रहा हूँ। और मेरे जर्नैल मुझे कहते हैं कि नहीं, अभी 1 साल और रहने दें, और कहते हैं कि ये इनका तो काम ही ये होता है, ये जर्नैलों का। ये उनका बयान था कि जर्नैल जो हैं इनके तल्लुकात हैं अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री के साथ, और हम आर्म्स ख़रीदते भी हैं, प्रोड्यूस भी बहुत करते हैं, तो इसलिए हमारी जो आर्म्स इंडस्ट्री है या सरमायादारी है, इसको फ़ायदा होता है जंगे छेड़ने का और अपने हथियार बेचने का। तो उसने एक दफ़ा ये बात की, उसके बाद नहीं बात की, मगर उसके साथ वो जो सारे जर्नल थे बड़े नाराज़ हो गए और आर्म्स इंडस्ट्री वाले भी बड़े नाराज़ हो गए। अब आपको कुछ मैं फैक्ट्स बताऊँ कि ये आर्म्स इंडस्ट्री अमेरिका की है क्या, जिसका ताल्लुक जंग के साथ है। देखिए 1959 की बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट था जॉन आइजनहावर, ही वाज अ एक्स कमांडर इन चीफ ऑफ द अमेरिकन आर्मी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके बाद वो ही रैन फॉर प्रेसिडेंसी आफ्टर रिटायरमेंट एंड ही वन द इलेक्शन एंड ही वाज द फर्स्ट अमंग्स द फर्स्ट रीसेंट पोस्ट वॉर जनरल्स। उसने कहा था कि अमेरिका के अंदर
एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये लफ्ज़ उसके हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये बिल्कुल एक बन गया, हो अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है वो चलाता है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। वो 1959-60 की बात, फिर 1960s के अंदर उसको फिर दोहराया गया, उसी बात को कि कितनी पावरफुल लॉबी है ये आर्म्स इंडस्ट्री अमेरिका की, और उसका क्या ताल्लुक़ है हुकूमत के साथ, अमेरिकन हुकूमत के साथ और अमेरिकन हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी के साथ। तो उस वक़्त एक साहब थे, उनका नाम था जॉन गॉलब्रेथ। वो एक एम्बेसडर रहे थे टू इंडिया, बड़े पढ़े लिखे शख्स थे, हार्वर्ड के प्रोफेसर भी रहे थे। उन्होंने फिर एक किताब लिखी जो बाद में, उस वक़्त तो नाम नहीं दिया उस किताब का, कोई मुसन्नफ़ नहीं था, सिर्फ अनोनिमस, उसका नाम था द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, रिपोर्ट फ्रॉम द आयरन माउंटेन। आयरन के साथ हथियार बनते थे ना, वो कह रहे थे आयरन का जो है जो पहाड़ है वहाँ से मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। उसके अंदर उन्होंने पूरे एक्सपोजे दिया था कि अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री का, और उन्होंने ये कहा था कि इनसाइडर थे ना वो, तो उन्होंने पूरी सारी कहानी लिख दी थी, मगर क्योंकि अपना नाम नहीं दे सकते थे, नहीं तो उनकी छुट्टी हो जानी थी। तो बाद में जब वो फौत हो गए तो फिर पता चला कि ये उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी। तो अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री इस वक्त कोई 400 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। कितनी? 400 अरब डॉलर। 400 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है, जिसमें से कोई 250 अरब डॉलर एक्सपोर्ट किए जाते हैं हथियार। अच्छा। उन जगह पे जहाँ वो या जंग चाहते हैं या करवा देते हैं या जंग का खतरा क्रिएट कर देते हैं ताकि डिमांड आ जाए। उसमें से सबसे बड़ा बायर उनका सऊदी अरेबिया जी है, मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजराइल, ये सारे उनके हथियार खरीदते हैं, और यही वो इलाके हैं जहाँ जंगें चल रही हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जंग चल रही है, ठीक है ना। तो ये मिडिल ईस्ट की जंग चल रही है, और अब वो इंडिया को हथियार देना चाहते हैं, बिकॉज चाइना का इशू बन गया और इंडिया को अपनी एंटी चाइना लॉबी में लाना चाह रहे हैं। इंडिया भी सेकंड और थर्ड बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, मगर इंडिया ने जो अपनी आर्म्स इंपोर्ट किए हैं उन्होंने डाइवर्सिफाई करके किए हैं। कुछ फ्रांस से लिए हैं, कुछ यूके से लिए हैं, पहले रशिया से लेते थे, अब अमेरिका से भी लेना चाह रहे हैं। तो ये जो आर्म्स इंडस्ट्री है ना, दिट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, और ये जनरल्स जो हैं दे कंट्रोल द आर्म्स इंडस्ट्री। और ये होता है कि आर्म्स इंडस्ट्री के जो बोर्ड्स हैं, ये जनरल्स जब ये सर्विस में होते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं, उनसे खरीदते हैं माल अपनी आर्म्स फोर्सेस ऑफ अमेरिका के लिए। फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद उनके साथ डील्स ये होती हैं कि आप $1 मिलियन अ ईयर पे आप हमारे बोर्ड पे आके बैठें। अब ये फॉक्स न्यूज़ और ये जो सारा कुछ वहाँ चलता है, ये जो जर्नल वहाँ आके रिटायर्ड जनरल्स आके जो बोल रहे होते हैं, आपको फॉक्स न्यूज़ ये नहीं बताता कि ये जनरल डायनामिक्स या फलानी आर्म्स इंडस्ट्री के बोर्ड के ऊपर भी बैठे हुए हैं, ये पहले जर्नल भी थे और ये खरीदते भी थे उनके हथियार। तो ये एक नेक्सस है बहुत खतरनाक किस्म का। एनालिस्ट भी जनरल्स हैं रिटायर्ड, अच्छा, खरीदने वाले भी हथियार वही है, जंग छेड़ने वाले भी वही हैं। तो आप खान साहब से इत्तेफाक तो करके खान साहब से मैं टोटल इत्तेफाक करता हूँ कि वो सही कहते हैं कि वहाँ की जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर पेंटागन का और आर्म्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आपको जाते जाते सिर्फ ये बता दूँ कि सिर्फ जो आर्म्स इंडस्ट्री लॉबी करती है इन पेंटागन, उसके ऊपर कोई $2.5 अरब जो है सिर्फ लॉबिंग होती है कि जी ये हथियार खरीद लें, ये बड़ा ज़बरदस्त हथियार है, ये फलाना है, ये ठीक है। ब्रोशर्स जो बेचते हैं ना, अच्छा, वो $2.5 बिलियन के तो वो है। और आर्म्स इंडस्ट्री अमेरिका की, पाकिस्तान की इंटायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, नेशनल प्रोडक्ट, उससे कम से कम 100% ज़्यादा है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए ये कितना बड़ा पहाड़ है जिसके साथ कौन लड़ सकता है। और इसी तरह अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया भर में जंगे ही इसीलिए छेड़ता है कि अपने हथियार खपाए जा सकें। सिटी साहब, जब आप हथियारों की बात करें तो एक क्वेश्चन आया है, वो सुन लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम सिटी साहब, मेरा नाम अवैस अहमद है। सर, इंडिया S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम रशिया से खरीदने जा रहा है, जिस पर अमेरिका ने काफ़ी सख्त एतराज़ात उठाए हैं, और मुझे लगता है कि वेंडी शर्मन के हालिया दौरे में ये उनके एजेंडा में शामिल था। अच्छा, क्योंकि पहले एक तुर्की और रशिया के माबेन जो माहिदा हुआ था, ऐसा ही माहिदा हुआ था जिस पर अमेरिका ने काफ़ी शदीद रद्दअमल दिया था और तुर्की पर काफ़ी सख्त पाबंदियाँ लगा दी थी। तो क्या अमेरिका अब इंडिया पर भी पाबंदियाँ लगा देगा? जैसे आपने फरमाया डाइवर्सिफाई किया इंडिया ने, अब रशिया के साथ जो उसकी S-400 के मामले पर डील है, उस पर वेंडी शर्मन ने कहा है कि होपफुली जो अमेरिका के कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा, जब वो इंडिया के टूर पे थी।
ये क्या जी सैंक्शन बिल्कुल का ऐसे ही सामना हो है सकता कि है? इंडिया भी जी। ये ख़रीदना चाह रहा है। ये सबसे दुनिया का एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। ये ईरान भी ख़रीदना चाह रहा है और कुछ ख़रीदा है उसने, कुछ हिस्से इसके S-300 के, अब S-400 टर्की ने ख़रीदा है कुछ और भी ख़रीदना चाह रहा है। अमेरिका बहुत नाराज़ है बिकॉज अमेरिका का जो एयर पावर है, अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है इट्स इन इस एयर पावर, जहाँ वो अपने ट्रूप्स उसके नहीं मरते और बम्बार्डमेंट करते हैं, ड्रोन्स हैं, B-52 बॉम्बर्स हैं, F-35s हैं, मतलब देयर एयर पावर इज़ सुपर्ब। अच्छा, उसके खिलाफ ये रूसियों ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया है जो अब वो ममालिक जिनको डर है फ्रॉम एयर पावर, वो उन्होंने ख़रीदना शुरू किया। तो आशा अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ये ना ख़रीदा जाए। उन्होंने टर्की के साथ भी झगड़ा कर लिया, इंडिया को वो टेम्प्ट कर रहे हैं कि ये मत ख़रीदें, हमारे साथ आ जाएं इन दी डिफेंस विद ऑस्ट्रेलिया इन द साउथ चाइना सी वगैरह, वहाँ आ जाएं, क्वाड के अंदर आ जाएं, हम आपको फॉरेन, मतलब इंडिया के साथ अब वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। इसीलिए ये जो खातून आई थी उन्होंने, वेंडी ने, वहाँ बैठ के बड़ी इंडिया के हक़ में बातें की और आपके ख़िलाफ़ बातें की। तो इस पर कोई शक नहीं है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आए। मैं जाते जाते ये कह दूँ, टाइम थोड़ा है, ईरान ने भी प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, टर्की ने भी प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, और मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इंडिया भी प्रेशर बर्दाश्त कर लेगा, अमेरिका की बात नहीं मानी जाएगी। ईरान और टर्की के बाद जब आपने इंडिया का कह दिया तो ये बात तो समझ में आती है कि इंडिया कॉन्फिडेंट है। ठीक है सेठी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर है, अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए सेठी साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपके फीडबैक का भी हमें इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।